एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर्स सीरीज। ये सीरीज जिसमें हम न्यूज़पेपर बेस्ड, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, यूजुअली द हिंदू, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में द हिंदू से आएंगे या फिर आगे पीछे होकर इंडियन एक्सप्रेस वाले न्यूज सब कॉमन हो ही जाता है। ठीक है, जो हिंदू में आ रहा है वो कल इंडियन एक्सप्रेस में आ जाएगा, कभी पीआईबी में आ जाएगा। तो दीज थिंग्स गेट कवर्ड ऑलमोस्ट ऑन सेम मैनर। अब इस पे इंडिया यूएस का ट्रेड अनाउंसमेंट के ऊपर पहला क्वेश्चन है आपका। आप सभी लोगों ने सुना होगा इसे, डैडी ऑफ ऑल डील्स या फादर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सी डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया है। ओके, सो डू कमेंट अबाउट इट। प्रोफाइल आप लोगों को हमारे बारे में पता ही है, दिस इज आवर प्रोफाइल, सो यू कैन एक्सपेक्ट ओनली रेलिवेंट क्वेश्चंस। कोई फालतू के क्वेश्चंस हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अनाउंस हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द यूएस रिड्यूस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स फ्रॉम 50% टू 18%। 50% से 18% हो गया है जो हमारे गुड्स के ऊपर टैरिफ है। देन सेकंड स्टेटमेंट, द अनाउंसमेंट वाज फर्स्ट मेड बाय इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने अनाउंसमेंट किया पहले। देन द थर्ड स्टेटमेंट, इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज वाज साइंड विद ईयू। जैसे ईयू के साथ साइन किया गया था ट्रेड एग्रीमेंट, वैसा ही ये एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से है, यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि 50% से 18% अब कर दिया गया टैरिफ को। आपने देखा होगा इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह राइज हुआ इसी वजह से। देन सेकंड वन इज इनकरेक्ट। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पहले अनाउंस नहीं किया, पहले जो अनाउंस किया है वो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी एंड देन प्रेसिडेंट ट्रंप, इन दोनों ने अनाउंस किया है। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री से अभी इसका ऑफिशियल नहीं किया गया, बट वो ऑफिशियल हो जाएगा इवेंचुअली। एंड थर्ड ऑप्शन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ओके, दिस इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस बस एक डील है, ट्रेड डील है। ओके, तो ये आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ओके, Now, coming to question number two, with reference to the Penyar River dispute, consider the following statement. First, the dispute is between Tamil Nadu and Karnataka. Second, the Supreme Court directed the center to notify the tribunal within 1 month. Third, the tribunal has already delivered a final award on the Penyar River. Right? So please pause and mark your answer. ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है रिवर के ऊपर, आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। लेकिन अभी तक कोई ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ है, तो अवार्ड की बात ही क्या होगी जब तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ है। तो थर्ड आपका स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली टू। third question for the day, with reference to the recommendation of 16th Finance Commission, again an important question. Consider the following statement. Contribution to GDP was introduced as a criterion for horizontal devolution. ठीक है, कह रहे क्या कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया है आपने, स्टेट से क्या कंट्रीब्यूट किया, उसको एक क्राइटेरिया बनाया गया था हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए। एंड द सेकंड ऑप्शन इज क्राइटेरियन ऑफ टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट वाज रिमूव्ड। जो टैक्स वगैरह में आपने इंप्रूवमेंट वगैरह किया है ना, उसको क्राइटेरिया को रिमूव कर दिया गया है। एंड थर्ड ऑप्शन इज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स वर रिकमेंडेड टू बी कंटिन्यूड फॉर स्टेट्स। जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है कि स्टेट्स मान लो जो सोच रहे थे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं हुआ, तो उसके बेस पे क्या होता था, कुछ फंडिंग दी जाती थी, ग्रांट वगैरह, वो कह रहा है कि कंटिन्यू किया गया है, मतलब इट हैज बीन कंटिन्यूड। सो पॉज द वीडियो, मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज, आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इसे आप अब जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब नहीं मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, स्टेट्स डिमांड कर रहे थे। सेकंड करेक्ट है, टैक्स और फिजिकल एफर्ट वाली चीज को जो है रिमूव कर दिया गया है, सो दिस इज करेक्ट। एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये भी सही है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, ये चीज सही है। सो ओनली टू विल बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फोर, दिस इज असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका असर्शन क्या है? तमिलनाडु शेयर इन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ओनली मार्जिनली अंडर द 16th फाइनेंस कमीशन। और रीजन क्या है? द 16th फाइनेंस कमीशन reduce the weights assigned to per capita GSDP and demographic performance while increasing the weight of population. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। तमिलनाडु का जो आपका डिवोल्यूशन है वो रेज किया गया है। पहले 4.079 था, अब 4.097 है। ठीक है, मार्जिनल इंक्रीज है। कर्नाटका एंड केरला का भी इंक्रीज हुआ है। और रीजन क्या है? तो जो देखो, पर कैपिटा जीएसडीपी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और वेट ऑफ पॉपुलेशन, ये तीनों ही है जिसमें वेट ऑफ पॉपुलेशन को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वेटलैंड गवर्नेंस, ठीक है, वेटलैंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, यूपीएससी ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट ईयर
इन्वायरमेंट सेक्शन में कवर करता रहा है इसे। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 मैंडेट आइडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स बाय स्टेट। कह रहे ये जो रूल्स हैं ये मैंडेट करता है कि स्टेट को जो है नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, मैंडेट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा वेटलैंड्स का। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन और सेकंड ऑप्शन, रामसर साइट डेजिग्नेशन इम्पोज लीगली बाइंडिंग लैंड यूज रिस्ट्रिक्शंस अंडर इंडियन लॉ। कि रामसर साइट अगर मिल गया, ठीक है, अगर रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिल गया तो क्या होगा, आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग लग गया रिस्ट्रिक्शंस का, आप वो कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ चीजें नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम एनपीसीए एम्फेसाइजेस आउटकम ओरिएंटेड एंड मॉनिटरेबल वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान्स की प्लान्स वगैरह बनाइए जिसका आउटकम के बेस पे हम जज करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो यहाँ से आप समझ सकते हो इजीली कि सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। लीगली बाइंडिंग ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर लीगली बाइंडिंग आ जाएगा भाई कि वेटलैंड डिक्लेयर हो गया रामसर में आप आ गए तो अब आप वहां पे कुछ चीज कर सकते हो या डिसाइड नहीं कर सकते हो, लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है उसमें। फर्स्ट वन इज करेक्ट, इस रूल के अंदर बोला गया कि स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट कि आउटकम ओरिएंटेड और मॉनिटरेबल वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान्स जनरेट करना है, डेवलप करना है। ओके, सो फिफ्थ का बी विल बी द राइट आंसर। Now coming to question number C, again this is assertion reason type of question. तो आपका assertion क्या है? रामसर साइट डेजिग्नेशन इन इंडिया ऑटोमेटिकली इम्पोजेज स्टैट्यूटरी लैंड यूज रिस्ट्रिक्शन, और आपका रीजन क्या है? रामसर कन्वेंशन प्राइमरीली प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो आप लोग पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर। ये वाला आर्टिकल जो है आप लोग जरूर पढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पे जो असर्शन है वो कह रहा है कि रामसर साइट डेजिग्नेशन इन इंडिया ऑटोमेटिकली इम्पोजेस स्टैट्यूटरी लैंड रिस्ट्रिक्शन। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा आपको लगता है कि रामसर साइट किसी भी आप एंटिटी को बना दिया या किसी भी ज्योग्राफिकल साइट को बना दिया तो ऑटोमेटिकली उस पर रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस वो कौन दे सकता है? वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, और ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो असर्शन अगर आपका गलत है तो ऑप्शंस में देखोगे तो डी आंसर सही होगा। तो रीजन भी देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन प्राइमरली प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ वाइज यूज ऑफ वेटलैंड थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये सही बात है, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट ही है रामसर कन्वेंशन का वो बेस्ड है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। तो वैसे इस साल रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन अगेन एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन है। डिस्पाइट रिकॉर्ड पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन कंस्ट्रक्शन हैज वीकेंड इन पोस्ट कोविड पीरियड। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वाली एरिया जो उसमें क्या है कि पोस्ट कोविड, कोविड के बाद जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वीक हुआ है, कमजोर हुआ है। एंड सेकंड इसका रीजनिंग जो दे रखा है आपका कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीजिंगली फेवर्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज ओवर लेबर इंटेंसिव प्रोसेसेस। तो पहला रीजन आप देखोगे कह रहा है कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन, तो आपने सुना होगा हमारी जॉबलेस ग्रोथ हो रही है इस तरह की। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, तो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका ए, ठीक है, असर्शन सही है इसमें। आपका असर्शन जो है दिस वन इज करेक्ट, ठीक है, कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ है, वीक हुआ है। अब मेन कारण क्या है इसके पीछे? अब मान लो ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर लिया, क्रेन वगैरह यूज कर लिया, जो लेबर का यूज है, लेबर इंटेंसिव चीज जो है ये कम हो गई है। फोकस कहाँ बढ़ गया? कैपिटल इंटेंसिव, कि जहां पे भी हो सके लेबर को रिप्लेस करो और मशीन वगैरह चीज जो है यूज कर सकते हो, ऑटोमेशन यूज कर सके। इसे दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये एक्सप्लेन करता है इसको। सो ये विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 8, with reference to the 16th Finance Commission recommendation on urban local government, consider the following statement. तो पहला statement है the total allocation to urban local government for the next 5 years is 3.5 lakh crore. Second statement, this allocation is broadly equivalent to center's share of spending on urban centrally sponsored scheme over the last 13 years. And third statement, the share of local government grant earmarked for ULG has decreased compared to the 15th Finance Commission. तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, 5 ईयर के लिए 3.5 लाख करोड़ दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, ठीक है। ये सेंटर का जो अर्बन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको उसके ब्रॉड इक्विवेलेंट है ये, एवरेज। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये डिक्रीज नहीं हुआ है बल्कि बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया गया, 36% से 45% कर दिया गया है जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसको जो ग्रांट दिया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। नाइन्थ क्वेश्चन फॉर द डे, विद रेफरेंस टू एडेप्टिव टेस्टिंग, नई टेक्नोलॉजी वाली बात है, नए टेस्ट के फॉर्मेट की बात है, इंपॉर्टेंट है आपके
इस तरह की चीजें भी यूपीएससी पूछ सकता है आपसे। सो एडेप्टिव टेस्ट जो प्रपोज किया गया है जेई एडवांस के लिए, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडेप्टिव टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, जो आईआरटी है, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, उस पर बेस्ड है। सेकंड ऑप्शन इज इन एडेप्टिव टेस्टिंग ऑल कैंडिडेट्स आर आस्क्ड द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कह रहा है कि हर कैंडिडेट से ना सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, एंड द थर्ड ऑप्शन, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंजेस बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स प्रीवियस रिस्पॉन्सेज। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस इज, आपका थर्ड जो है सही है। एडेप्टिव वर्ड से समझ सकते हो, अडेप्ट मतलब आपका क्वेश्चन आपने करेक्ट किया इनकरेक्ट किया, उसके बेस पे जो है क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, डिफिकल्टी या इजी लेवल वो बदलता जाएगा। ओके, दैट इज द आइडिया बिहाइंड एडेप्टिव। तो थर्ड इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट। ये आप यहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं, ये थोड़ा मुश्किल है पता करना, बट ये आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी पे बेस्ड है कि क्या रिस्पॉन्स दे उसके बेस पे चीजें चेंज की जाती हैं। देन जो सेकंड आपका ऑप्शन है, इन एडेप्टिव टेस्टिंग ऑल कैंडिडेट्स, ये ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तभी वो एडेप्टिव वाली चीज को सही से जज कर पाएंगे। सेकंड वन इज इनकरेक्ट। सो 1 and 3, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नई चीज की बात हो रही है यहाँ पे। Now coming to question number 10, with reference to the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission, consider the following statement. First statement क्या है? Over 10 crore rural household have been mobilized into self-help group under the program. Second, cluster level federation function primarily as informal unregistered collective. Third, the SHG bank linkage program has maintained relatively low non-performing assets. सो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है कि 10 करोड़ से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड को मोबिलाइज किया गया है, ये सही है। लग रहा होगा आपको कि बहुत ज्यादा 10 करोड़, बट दैट इज करेक्ट। जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके अंदर किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन फंक्शन प्राइमरली एज इनफॉर्मल अनरजिस्टर्ड कलेक्टिव, ये गलत है, क्योंकि ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, ये फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते, बल्कि फॉर्मल होते हैं और रजिस्टर्ड बॉडीज होते हैं, और ये बैकबोन है एसएचजी के जो सिस्टम है उसमें, तो ये गलत है। थर्ड, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम हैज मेंटेन रिलेटिवली लो एनपीए, ये सही है, अभी भी इनका एनपीए जो है वो कम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ओनली 2। 11th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू फॉर्म 7, बहुत कंट्रोवर्सी में है लास्ट के 6 महीने साल भर से। ईसीआई और उसकी जो एक्शंस हैं वो न्यूज में कंटिन्यूअसली ड्यू टू पॉलिटिक्स एंड द अदर एसोसिएटेड कंसर्न्स। तो आप सभी लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, उससे एसोसिएटेड जो भी क्वेश्चंस है टॉपिक से प्रिपेयर कर लो। ईसीआई से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे इस साल। सो फॉर्म 7 इज यूज्ड फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शंस सीकिंग डिलीशन ऑफ अ नेम फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। कि फॉर्म 7 जो है वो ऑब्जेक्शंस को लेके है, जो नाम डिलीट वगैरह होता है उससे। एंड सेकंड ऑप्शन इज एनी रजिस्टर्ड वोटर इन अ कंस्टिट्यूएंसी इज परमिटेड टू फाइल अ फॉर्म 7 ऑब्जेक्शन। कि कोई भी जो रजिस्टर्ड वोटर है किसी कंस्टिट्यूएंसी में वो क्या कर सकता है, फॉर्म 7 में अंदर उसके अंदर जो है आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज फाइलिंग मोर देन 5 फॉर्म 17 एप्लीकेशन। कि आपने क्या किया, 5 से ज्यादा बार फॉर्म 7 एप्लीकेशन फाइल कर दिया, तो कह रहा है ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स इन डिलीशन ऑफ द नेम्स। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। ये पहला आपका सही है कि रेजिंग ऑब्जेक्शंस के लिए ही है, डिलीशन वगैरह नाम से जो होता है। सेकंड इज करेक्ट, हाँ आप उस कंस्टिट्यूंसी में वोटर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी और कंस्टिट्यूंसी में वोटर है यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। देन थर्ड जो आपका इनकरेक्ट है। देखो आपने रेज किया, रेज करना आपका राइट है, आपने 5 बार किया 10 बार किया, 10 बार भी करो 20 बार भी करो, पॉइंट इज इलेक्शन कमीशन जो है उसको क्या करेगा, स्क्रूटनी कर सकता है, चेक कर सकता है भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑटोमेटिकली डिलीशन नहीं होगा, ये आपके राइट का अगेंस्ट है। थर्ड वन इज इनकरेक्ट। सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। Now coming to question number 12, mountain gorilla are naturally found in which of the following region? ठीक है, तो इन्वायरमेंट सेक्शन से आपका, तो पहला क्या है आपका ऑप्शन, लो लैंड रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। सेकंड, सवाना वुडलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। सी, montane and bamboo forest of central africa, and the equatorial mangrove forest, right? So please pause and mark your answer। देखो, जो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो माउंटेन गोरिल्ला जो है ना, वो माउंटेन एंड बैम्बू फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका से है, ठीक है, नेचुरली वहीं से नेटिव है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग लाइक कम कर रहे हो, प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।